हाय दिस इज़ प्रियंका, यू आर वाचिंग इट सिंपल। और आज की वीडियो क्लास 12th के लिए है। जैसा कि तुम्हें पता है कि क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है, तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि एग्ज़ाम से एक महीना पहले तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें मैं ये बताना चाहूँगी, चाहे तुम किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे तुम साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, तुम्हें बोर्ड्स की डेट शीट मिल चुकी है। बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं, वो सामने लिख के नहीं रखते कि उनके पास कितना टाइम है और कितने डेज लेफ्ट हैं। इस वजह से काफ़ी, अगर डेट शीट तुम कहीं लिख लोगे और उसे सामने स्टिक कर लोगे कहीं वॉल पे स्टिक टेप से या किसी चीज़ से, तो तुम्हारी आंखों के सामने रहेगा और तुम्हें पता चलता रहेगा कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम सर पे आ चुके हैं। तो इंग्लिश 2 मार्च को है, फिज़िक्स में 2 दिन की छुट्टी है, केमिस्ट्री में 6 दिन मिल रहे हैं। फिज़िक्स में लास्ट ईयर 1 दिन की छुट्टी मिली थी, तो इस बार तो फिर भी ठीक किया, 2 दिन दे दिए। बायोलॉजी में 2 दिन की है, मैथ्स में 2 दिन की हॉलीडे है, होम साइंस में 12 दिन की छुट्टी है, और C++ का भी लिखा है 28 मार्च को है। सो एक महीना पहले तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, उस पर आ जाते हैं डायरेक्टली। तो फेब में तुम्हें कैसे करनी चाहिए। जनवरी में मैं अगर ये समझ भी लूँ कि तुम्हारा सारा कोर्स जैन तक कंप्लीट हो गया है, फिर भी अगर किसी सब्जेक्ट का कुछ बचा है तो कोशिश करो उसे 15 फेब से पहले कंप्लीट कर लो, ताकि उसके बाद तुम्हारे रिवीजन डेज हों। और जितना ज़्यादा तुम रिवाइज करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में क्लियर होता जाएगा, और तुम इवेंचुअली पेपर में खुद ही से अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने 5 डेज करके डिस्ट्रीब्यूशन करी है। 1st to 5th फेब फिजिक्स के लिए, क्योंकि उसमें 2 दिन की हॉलीडे है। फिर यहाँ पे 6 to 10th बायो के लिए, क्योंकि उसमें भी 2 दिन है, कम है। और फिर केमिस्ट्री के लिए, इसमें यहाँ पे मैंने मैथ्स, इंग्लिश और होम साइंस को टाइम क्यों नहीं दिया है ये देख लो, क्योंकि एज यू कैन सी होम साइंस में 12 दिन की छुट्टी है, तो इसमें 12 दिन में काफ़ी पढ़ाई हो सकती है होम साइंस के लिए। एंड मुझे पता है ये मेन सब्जेक्ट है होम साइंस, पर तुमने पूरे साल भी तो कुछ पढ़ाई की ही होगी ना, होम साइंस को एकदम छोड़ा तो नहीं होगा। और 12 दिन काफ़ी है यार रिविजन के लिए इन टोटल। ओके, अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। तो अगर तुम इंग्लिश को 1 आवर भी देते हो ना हर दिन, तो वो 15 आवर्स हो जाएंगे इन टोटल इंग्लिश के। मतलब 15 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाई, एक काइंड ऑफ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा एक दिन में अगर तुम दे रहे हो तो उस अकॉर्डिंगली 15 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और पूरे साल भी तुमने कुछ पढ़ा ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश को पूरे साल ही नहीं छुआ होगा बुक्स को, कुछ तो पढ़ा ही होगा, तो वो तो जल्दी से रिवाइज तुम कर ही लोगे। और अगर तुम 1 आवर दे रहे हो हर दिन, प्रॉपर 1 आवर, ये नहीं कि 1 घंटे में 15 मिनट चलो खाना खा लिया, 15 मिनट हम वॉक करने चले गए, तो वो आधा घंटा ही होता है फिर, और 5 मिनट की ब्रेक ले ली, तो वो 1 घंटा नहीं माना जाता। पूरा 1 घंटा देना पड़ेगा, दैट इज़ पूरा 1 आवर देना पड़ेगा हर दिन। जब अगर तुम थोड़ा थोड़ा करके करोगे ना, तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश का। एक और बात, मैंने यहाँ पे मैथ्स के लिए स्पेसिफिक 5 या 4 दिन इसलिए नहीं दिए हैं, क्योंकि मैथ्स रिविजन से नहीं होता है, मैथ्स प्रैक्टिस से होता है। उसको भी तुम्हें रोज़ टाइम देना पड़ेगा, दैट इज़ कि रोज़ एटलीस्ट 2 से 3 घंटे, रोज़ 1 to 15 फेब, रोज़ 2 से 3 घंटे तुम्हें मैथ्स को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसमें तुम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करोगे। रिवीजन मत करना मैथ्स की, रिवीजन कुछ नहीं होता है मैथ्स में। मैथ्स तुम्हें तभी याद रहेगी जब तुम उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो 1st to 15 फेब तुम्हें हर दिन का अलग टाइम टेबल बनेगा तुम्हारा, तो उस टाइम टेबल को फॉलो करना। और कुछ लोग ख्याली पुलाव बनाते हैं, हम तो इतना ये एक दिन में 15 घंटे पढ़ लेंगे, और 15 में से 4 घंटे भी नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो सच्चा हो, जो तुम फॉलो करने वाले हो, हर दिन का अलग। और पहले से इनफैक्ट बना के रख लो कि तुम्हें इस दिन ऐसे ऐसे इतना पढ़ाई करनी है, तो तुम्हारे दिमाग में होगा कि हाँ ये वाला कोर्स इस दिन तक कंप्लीट हो जाएगा। हर दिन का अलग, अपने अकॉर्डिंगली जैसे तुम्हें कन्वीनियंट लगता है। ये बस एक बेसिक फॉर्म है टाइम टेबल का, कि 2 से 3 घंटे अगर तुम 1st फेब से 15 फेब रखोगे मैथ्स के लिए, मतलब 2 से 3 घंटे तुम रोज़ थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे, तो उससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहेंगे। और जैसे ये बताया है कि सपोज़ कर लो 1st फेब को तुमने कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाया कि तुमने 15 मिनट इंग्लिश पढ़ ली, 2 से 3 घंटे तुमने मैथ्स पढ़ लिए, बाकी के टाइम तुम फिज़िक्स में भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर पे बैठ गए हैं, वो चैप्टर तो हो नहीं रहा है, चलो दूसरे चैप्टर पे स्किप नहीं करते, हम पहले वाले को ही पकड़ के बैठ जाते हैं और पूरा ये दिन वेस्ट। ऐसे नहीं करना है, 1 घंटा रखना है हर चैप्टर के लिए। इस चैप्टर में से थोड़ा इतना कर लिया, इस चैप्टर में से इतना कर लिया। अगर ऐसे करोगे ना, अगर कहीं पे भी डिफिकल्टी आ रही है उस चैप्टर में और तुम वहीं पे अड़ गए हो, स्टिक हो गए उसी चैप्टर पे, तो तुम दूसरे चैप्टर तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर डिफिकल्टी है उसको छोड़ दो, उसको बाद में करना,
बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको बाद के लिए छोड़ दो, 4th और 5th डे के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं। और इनफैक्ट सारी प्रॉब्लम्स को एक जगह पे लिख लो कि ये प्रॉब्लम्स हैं, और अपने ट्यूशन टीचर से एक्स्ट्रा क्लास लेके अपनी क्लास टीचर को फ़ोन करके या फ्रेंड्स को फ़ोन करके अपने डाउट्स क्लियर कर लेना एग्ज़ाम से पहले ही। तो बेसिक टाइम टेबल ये हो सकता है कि फर्स्ट 5 डेज फिजिक्स, फिर बायो, केमिस्ट्री, हर दिन 15 मिनट इंग्लिश या हाफ आवर इंग्लिश, और 2 to 3 आवर्स पर डे 1st to 15th फेब मैथ्स। इससे क्या होगा, मतलब जिन बच्चों का ऑफकोर्स जान में ख़त्म हो चुका है तो वो ये सारा टाइम तो रिविजन को ही देंगे। तो 15th फेब तक लगा के चल लो कि तुम्हारी फर्स्ट रिविजन इंटायरली कंप्लीट हो जाएगी। वैसे जैन में भी तुम्हारा रिवीजन वीक ही होना चाहिए, जैन पूरा इंटायर जनवरी भी रिवीजन के लिए ही होना चाहिए, पर काफ़ी बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं अपना कोर्स, तो कोई नहीं, 15th फेब तक तुम्हारी फर्स्ट रिवीजन हो जानी चाहिए फिर, अगर इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भी चलो। और 16 टू तुम्हारे पास आई थिंक 3 दिन तो तुम्हें इंग्लिश को सेपरेटली देने ही चाहिए, 27 to 1st, क्योंकि तुम्हारा 2 मार्च को है इंग्लिश का एग्ज़ाम। तो ये जो 11 दिन हैं इनमें तुम अपनी सेकंड रिवीजन बड़े आराम से कर सकते हो सारे सब्जेक्ट्स की। और अगर कुछ भी रह गया है इनमें से भी 15th फेब तक भी कुछ रह गया है तो उसको तुम सेपरेटली 2 या 3 दिन में कंप्लीट कर लो, और उसके बाद पहले उस चीज़ को कंप्लीट करना जो रह गई है, उसके बाद सारी रिवीजन कर लेना, क्योंकि अभी इस केस में तुम्हारे पास टाइम है। चलो एक सिचुएशन लेते हैं कि एक बच्चा है, उसकी पढ़ाई जैन में भी कंप्लीट नहीं हुई, फेब में भी कंप्लीट नहीं हुई, 26 फेब आ गया और उसकी पढ़ाई अभी भी जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर रहते हैं, ठीक है। और अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, रिवीजन भी नहीं हुई उसकी, कोई रिवीजन नहीं हुई, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुई। उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो 27 से लेके 1st तक फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़े, या फिर दूसरा ऑप्शन है वो इंग्लिश के एग्ज़ाम की तैयारी करे। प्रैक्टिकली सोचा जाए तो तुम्हें ये 3 दिन उस सिचुएशन में इंग्लिश को ही देने चाहिए। एक और बात बता दूं, 2 बार रिवीजन के लिए मिनिमम मैंने बनाया है, जिनका जनवरी में कोर्स कंप्लीट हुआ है जाके, उनके लिए फेब में एटलीस्ट वो 2 बार तो रिवीजन करेंगे ही पूरी बुक्स की। बट जितनी बार तुम रिवीजन करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, उतने ही तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, और जितनी बार तुम रिवाइज करोगे ना उतनी जल्दी, वो क्या होता है ना, पेपर में हम कभी कभी एग्जाम लिख रहे होते हैं, हमें होता है यार पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा, वो इसलिए याद नहीं आ रहा होता क्योंकि रिविजन कर नहीं रखी होती और कंसेप्ट्स दिमाग में ताज़ा नहीं होते। तुम खुद सोचो, अगर तुमने 1st फेब को कुछ पढ़ा है और तुमने रिवाइज किया ही नहीं, और तुम डायरेक्टली जाके तुमने 1st फेब को सपोज करो इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ा और तुमने कोई रिवीजन नहीं करी, और डायरेक्टली तुम 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो, तो क्या तुम्हें वो चैप्टर याद रहेगा? थोड़ा बहुत याद रहेगा, उसकी झलक से याद रहेगी दिमाग में। तब तुम इंग्लिश का एग्जाम देते हुए सोचोगे यार पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा। याद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुमने उसे रिवाइज किया ही नहीं है। जब तक तुम रिवाइज नहीं करोगे तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। सो मेक श्योर कि तुम 2 से 3 बार तो रिवीजन एटलीस्ट पूरी सब्जेक्ट्स की, पूरी बुक्स की कर लो अच्छे से, ताकि उससे तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर हो दिमाग में और तुम्हें एग्जाम में लिखने में भी प्रॉब्लम ना हो।